हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का एमके क्लासेस में। तो गाइस, हम लेके आ चुके हैं एमसीक्यू सेशन नंबर 5 ऑन इकोनॉमिक्स, जो कि आपके जेके एसएसबी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे प्रीवियस जो 4 एमसीक्यूज के सेशन थे इकोनॉमिक्स के ऊपर, अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में हम उन वीडियोस का आपको लिंक प्रोवाइड कर देंगे, वहाँ से आप उन वीडियोज़ को जरूर देख लीजिएगा गाइस। चलिए मूव करते हैं आज के पहले एमसीक्यू के ऊपर। बैंक रेट रेफर्स टू द रेट एट विच, आपको यहाँ पे बताना है बैंक रेट जो होता है वो क्या होता है। ठीक है, बैंक रेट क्या वो रेट होता है जो जिसमें जो है कमर्शियल बैंक रिसीव करते हैं डिपॉजिट्स पब्लिक से, या फिर बैंक रेट वो रेट होता है जिसमें सेंट्रल बैंक जो है लोन प्रोवाइड करते हैं कमर्शियल बैंक्स को, या फिर ये वो रेट होता है जिसमें गवर्नमेंट रेट्स जो हैं वो फ्लोट करते हैं, या फिर कमर्शियल बैंक्स ग्रांट लोन टू देयर कस्टमर्स। बताइए दोस्तों, इसमें से बैंक रेट जो है वो कौन सा होगा। ठीक है, तो दोस्तों याद रखिएगा, यहाँ पर होप आप सभी ने इसका राइट आंसर मार्क कर दिया होगा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर इसका होगा वो होगा बैंक रेट रेफर्स टू द रेट एट विच सेंट्रल बैंक गिव्स लोन टू द कमर्शियल बैंक। ठीक है, सेंट्रल बैंक यहाँ पे कौन सा आ गया हमारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो कमर्शियल बैंक्स को लोन प्रोवाइड करता है, वो जो इंटरेस्ट ऑफ रेट वहाँ पे रहता है उसे हम बोलते हैं बैंक रेट। क्लियर है गाइस। चलिए, यहाँ पर राइट आंसर आपको होप पता चल गया होगा। सेंट्रल बैंक्स जो है कमर्शियल बैंक को जिस रेट पे जो है लोन प्रोवाइड करते हैं उसे हम बैंक रेट कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ऑल आर द गुड्स विच आर इन स्केयर्स एंड लिमिटेड इन सप्लाई आर कॉल्ड, वो सभी गुड्स जिनकी जो है कमी है, यानी कि जिनकी पूर्ति करना जो है मुश्किल है और वो लिमिटेड भी हैं सप्लाई के लिए, उनको हम क्या कहते हैं दोस्तों। स्केर्स का मतलब मैंने आपको बताया था जो कम है हमारे पास। ठीक है, जिन गुड्स की हमारे पास कमी है और उनकी सप्लाई जो है वो भी लिमिटेड है, इस तरह के जो गुड्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं दोस्तों। क्या उन्हें हम लग्जरी गुड्स कहते हैं, एक्सपेंसिव गुड्स कहते हैं, कैपिटल गुड्स कहते हैं, या फिर इकोनॉमिक गुड्स कहते हैं। बताइए दोस्तों। ऑल द गुड्स विच आर स्केर्स एंड लिमिटेड इन सप्लाई आर कॉल्ड। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा इकोनॉमिक गुड्स। ठीक है, इकोनॉमिक गुड्स वो होते हैं जो कि स्केर्स यानी कि कमी, जिनकी हमारे पास कमी होती है और उनकी जो सप्लाई होती है वो भी जो है लिमिटेड होती है। ठीक है, तो यहाँ पर इकोनॉमिक गुड्स जो हैं दोस्तों वहाँ आपका राइट आंसर आ जाएगा। होप आप सभी का ये क्वेश्चन ठीक हुआ होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेटर मेजरमेंट ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। किसी भी कंट्री की अगर आपको इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखनी है तो उसका जो बेस्ट मेजरमेंट रहेगा वो आप किसके थ्रू कर सकते हो। क्या जो कंट्री की जीडीपी होगी उससे आप जो है उसकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट का पता करोगे, डिस्पोजल इनकम से पता करोगे, नेट नेशनल प्रोडक्ट से करोगे, या फिर पर कैपिटा इनकम से जो है आप किसी कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट का पता करोगे। बताइए दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा। होप ये सभी जो मेजर्स हैं ये इनके बारे में आपने डीप में पढ़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो बेटर मेजरमेंट रहेगा दोस्तों इकोनॉमिक डेवलपमेंट का किसी भी कंट्री का, तो वो रहेगा पर कैपिटा इनकम, यानी कि प्रति व्यक्ति क्या आय है उस कंट्री के लोगों की, वहाँ से आप वो जो है बेटर मेजरमेंट है किसी भी कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट अगर आपको पता करनी है कि प्रति व्यक्ति यानी कि पर कैपिटा इनकम, यानी कि हर एक व्यक्ति की जो है कितनी इनकम जो है वहाँ पे उस कंट्री में बनती है। ठीक है दोस्तों, तो पर कैपिटा इनकम इज द बेटर मेजरमेंट ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। फॉरेन करेंसी विच हैज़ अ टेंडेंसी ऑफ ए क्विक माइग्रेशन इज कॉल्ड। आपको बताना है वो फॉरेन करेंसी जिसके पास एक टेंडेंसी रहती है कि उसे हम क्विकली जो है माइग्रेट कर सकते हैं, इजली जो है क्विकली जो है हम उसे कन्वर्ट कर सकते हैं। उस तरह की जो करेंसी होती है उसे हम क्या कहते हैं। क्या उसे हम स्केर्स करेंसी कहते हैं, यानी कि दुर्लभ मुद्रा, सॉफ्ट करेंसी, गोल्ड करेंसी, या फिर हॉट करेंसी। ये डेफिनेशन आपने पढ़ी होगी दोस्तों। ठीक है, बताइए किसकी जो है ये डेफिनेशन है, यानी कि द फॉरेन करेंसी विच हैज़ ए टेंडेंसी ऑफ ए क्विक माइग्रेशन इज कॉल्ड। तो दोस्तों हॉट करेंसी इज द राइट आंसर हियर, यानी कि हॉट करेंसी इज द करेंसी विच हैज़ ए टेंडेंसी ऑफ क्विक माइग्रेशन। क्लियर है गाइस। होप आपको अभी तक किसी भी क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन नहीं आई होगी। तो हॉट करेंसी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सप्लाई क्रिएट्स आएगा दोस्तों यहाँ पे, क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड।
हु सेड दिस, तो आपको ये बताना है ये जो स्टेटमेंट है या फिर ये जो कथन है ये किसने कहा है कि अगर सप्लाई जो है वो अपनी डिमांड खुद बना देती है, ठीक है, सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। हु सेड दिस, स्टैटिक इकोनॉमिक्स का ये क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड ये कथन किसने कहा था? क्या JB से ने कहा था, JS मिल ने कहा था, JM किनिस या फिर सीनियर ने जो है इसे कहा था? बताइए दोस्तों, राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आप सभी का? तो दोस्तों याद रखिएगा JB से, ठीक है गाइस, JB से जो है उन्होंने ये कथन दिया था कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। क्लियर है? स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है इसमें, स्टैटिक इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, यहाँ पे एक्सप्लेन करने के लिए कुछ है नहीं। JB से जो है उन्होंने इस कथन को जो है कहा था। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। विद विच फॉर्म ऑफ इकोनॉमी इज द टर्म लेजर फेयर इज एसोसिएटेड? आपको बताना है जो लेजर फेयर एक टर्म है वो किस तरह की इकोनॉमी के साथ जो है एसोसिएटेड है। ये तीनों टाइप की जो इकोनॉमी है आपने पढ़ी होंगी। आपको पता है कि जो इकोनॉमी होती है उसे बेसिक ब्रॉडली हम 3 ही टाइप्स में डिवाइड करते हैं, तीनों आपने पढ़ी होंगी। बताइए लेजर फेयर जो है ये कौन सी इकोनॉमी के साथ जो है एसोसिएट है? लेजर फेयर का आपको मतलब मैं बता दूं, फ्री मार्केट एक तरह से इसका मतलब होता है, ठीक है। फ्री मार्केट लेजर फेयर का मतलब होता है, बताना है आपने कि कौन सी इकोनॉमी के साथ ये एसोसिएटेड है वर्ड। तो कैपिटलिस्ट इकॉनमी क्या होती है दोस्तों, आप सब जानते हैं, जहाँ पर प्राइवेटली जो है इकॉनमी को जो है मेंटेन किया जाता है। इसके बाद सोशलिस्ट इकॉनमी जो होती है जिसमें जो इकॉनमी के ऊपर पूरा कंट्रोल होता है वो गवर्नमेंट का होता है। वेराज जो मिक्स्ड इकॉनमी होती है वहाँ पर जो कंट्रोल रहता है वो पूरा प्राइवेट प्लस गवर्नमेंट दोनों का जो है मिला जुला वहाँ पे कंट्रोल रहता है इकॉनमी के ऊपर। मिक्स्ड इकॉनमी की एग्जांपल इंडिया है, जहाँ पर प्राइवेट भी और गवर्नमेंट भी जो है दोनों इक्वली जो है कंट्रोल करती हैं इकॉनमी को। तो दोस्तों फ्री मार्केट जो है किसके साथ एसोसिएटेड है वो आपको बताना है, ठीक है। फ्री मार्केट दोस्तों याद रखिएगा कैपिटलिस्ट इकॉनमी के साथ एसोसिएटेड है क्योंकि वो गवर्नमेंट से इंडिपेंडेंट है, ठीक है। उसमें गवर्नमेंट का वहाँ पर कोई लेन देन नहीं है, टोटली जो प्राइवेटली जो है इकॉनमी को कंट्रोल इसमें किया जाता है। तो फ्री मार्केट यानी कि लेजर फेयर जो है वो कैपिटलिस्ट इकॉनमी के साथ एसोसिएटेड है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। व्हेन the total product rises at increasing rate, the marginal product is zero, marginal product is rising, marginal product is falling, marginal product remains constant। बताइए दोस्तों, ये डायग्राम आपने की होगी टोटल प्रोडक्ट की, यानी कि टीपी और एमपी का जो ग्राफ था वो आपने स्टडी किया होगा। बताइए जब जो टोटल प्रोडक्ट होता है वो राइज करता है एट इंक्रीजिंग रेट, यानी कि इस तरह से जब वो इंक्रीज कर रहा होता है, ठीक है। कुछ डायग्राम मैं ऐसे बता देता हूँ यहाँ पे किस तरह से डायग्राम थी आपकी, ठीक है। कुछ इस तरह से जो डायग्राम आपकी थी यहाँ पे कि जब टीपी जो होती है इंक्रीजिंग रेट पे जो है बढ़ रही होती है, ठीक है। कुछ टीपी इस तरह से जो है इंक्रीजिंग रेट से जब बढ़ रही होती है, इस तरह इस पोजीशन पे होती है, तब आपकी जो मार्जिनल प्रोडक्ट होता है उसकी जो है वो क्या होता है, क्या वो जीरो होता है, राइजिंग कर रहा होता है, फॉलिंग कर रहा होता है या फिर कांस्टेंट रहता है? तो दोस्तों याद रखिएगा इस तरह से जो है कुछ उसका मार्जिनल प्रोडक्ट का ग्राफ आता है। तो मार्जिनल प्रोडक्ट भी उस तरफ उस टाइम क्या कर रहा होता है, राइज कर रहा होता है, ठीक है। ये एमपी का आ गया, ये टीपी का आ गया। कुछ इस तरह से रफली मैंने यहाँ पे बनाया है और जिन्होंने पढ़ा होगा उनको पता होगा इसका क्या मतलब है। यानी कि टोटल प्रोडक्ट जब राइज करता है तो मार्जिनल प्रोडक्ट भी दोस्तों उस टाइम राइज करता है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, दैट इज व्हेन द टोटल प्रोडक्ट राइजेज एट इंक्रीजिंग रेट। इंक्रीजिंग रेट के साथ जब टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज कर रहा होता है तो मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो भी राइज करता है, ठीक है। मार्जिनल प्रोडक्ट राइजिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द डेफिनेशन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इन इंडिया इज बेस्ड ऑन, कि आप जो है इंडिया में स्मॉल स्केल इंडस्ट्री किसी इंडस्ट्री को किस तौर पे कहते हो, किस बेस पे कहते हो? क्या उसके पास जो उसकी सेल्स होती हैं उसके मुताबिक आप उसे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कहते हो, या उसने उस जो इंडस्ट्री जो होती है उसने इन्वेस्टमेंट की होती है मशीन या इक्विपमेंट में, उसको देख के आप जो है उसको बताते हो कि ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है या लार्ज स्केल इंडस्ट्री है, या फिर उसकी मार्केट कवरेज को देख के या फिर एक्सपोर्ट कैपेसिटी को देख के आप अंदाज़ा लगाते हो या पता करते हो कि वो एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है या फिर लार्ज स्केल इंडस्ट्री है? तो बताइए दोस्तों किस तरह से हम जो है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को जो है का पता करते हैं कि वो एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है इंडिया में, ठीक है। बताइए दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? तो क्लियरली यहाँ पे गाइस राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन बी, दैट इज़ किसी भी इंडस्ट्री का अगर हमें पता लगाना हो कि वो एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है या फिर लार्ज स्केल इंडस्ट्री है तो वो डिपेंड करता है कि उस कंपनी ने अपने असेट्स में यानी कि मशीन्स में और इक्विपमेंट्स में किस तरह से खर्च किया है। अगर उसके जो इक्विपमेंट्स हैं वो कम हैं तो वो एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, ठीक है। यानी कि उसने इक्विपमेंट्स और मशीन्स में जो है ज़्यादा खर्च नहीं किया है तो वो एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होगी,
ठीक है, इस तरह से हम इंडिया में जो है डेफिनेशन बनाते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की। ठीक है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आर हुज इन्वेस्टमेंट्स इन मशीन्स एंड इक्विपमेंट्स आर कम आर लेस। ठीक है, जिसमें जो है इन्वेस्टमेंट जो मशीन और इक्विपमेंट्स जो है वो काफ़ी कम होती है, उसे हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो है वो कहते हैं। इसके बाद क्वेश्चन आता है दोस्तों, फ्री ट्रेड रेफर्स टू। फ्री ट्रेड क्या होता है? ठीक है, पहला ऑप्शन आपको प्रोवाइडेड है फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। इसके बाद आता है मूवमेंट्स ऑफ गुड फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके बाद अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, या फिर ट्रेड फ्री ऑफ ड्यूटी। ड्यूटी यानी कि कोई टैक्सेस वगैरह जो है उनके बिना जो है ट्रेड होता है, उसे हम ट्रेड फ्री ऑफ ड्यूटी कहते हैं। बताइए दोस्तों, इसमें जो फ्री ट्रेड जो है वो किसको रेफर करेगा? फ्री ट्रेड मतलब फ्री ट्रेड का मतलब क्या है बेसिकली, वो आपको बताना है। ऑप्शंस आपको प्रोवाइडेड है, बताइए फ्री ट्रेड रेफर्स टू। तो दोस्तों याद रखिएगा, फ्री ट्रेड रेफर्स टू द फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। ठीक है, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जो फ्री मूवमेंट होती है गुड्स की, उसे हम कहते हैं फ्री ट्रेड। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट जो है यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। क्लियर है गाइस? होप किसी को इस क्वेश्चन में कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोलता है यहाँ पे, एक्साइज ड्यूटी ऑन द कमोडिटी इज पेएबल विद रेफरेंस टू। जो एक्साइज ड्यूटी क्या होती है दोस्तों? एक्साइज ड्यूटी होती है कि जब भी जो कोई भी प्रोडक्ट जो है हमारे इधर बनता है, हम यानी कि हमारी ही जो कंट्री में बन रहा है, तो उसके ऊपर जो हमें ड्यूटी लगती है उसे हम कहते हैं एक्साइज ड्यूटी। तो कल मैंने MCQ में आपको पूछा भी था, तो 1 से 2 बच्चों ने ही बताया था, ज़्यादा बच्चों ने नहीं बताया इसके बारे में। तो यहाँ से सुन लीजिए क्या होता है एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी होता है दोस्तों कि जो भी प्रोडक्ट हमारे यहाँ बन रहा है उसके ऊपर जो भी ड्यूटी लगेगी, ठीक है, ड्यूटी चार्जेस जो भी लगेंगे उसे हम कहेंगे एक्साइज ड्यूटी। तो आपको बताना है एक्साइज ड्यूटी जो लगती है कमोडिटी के ऊपर, वो किस बेस पे लगाई जाती है? क्या प्रोडक्शन के बेस पे, या प्रोडक्शन एंड सेल्स के बेस पे, या फिर प्रोडक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन के बेस पे, या फिर प्रोडक्शन ट्रांसपोर्टेशन एंड सेल्स के बेस पे? बताइए दोस्तों, एक्साइज ड्यूटी जो है किस बेस पे लगाई जाती है? बताइए दोस्तों। तो यहाँ पर जो राइट आंसर आपका दोस्तों होगा वो होगा प्रोडक्शन के बेस पर, कि कितनी ज़्यादा प्रोडक्शन जो है कोई भी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन कर रही है, ठीक है, कमोडिटी की, किसी कमोडिटी की, तो उसी हिसाब से जो है उन कमोडिटीज़ के ऊपर जो है एक्साइज ड्यूटी जो है वो लगाई जाएगी। ठीक है, एक्साइज ड्यूटी एक तरह का टैक्स होता है दोस्तों, वो लगाया जाता है। तो वो प्रोडक्शन को देख के लगाया जाता है कि कितने अमाउंट में जो है प्रोडक्शन की जा रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या आता है कि नॉलेज, टेक्निकल स्किल्स एंड एजुकेशन एट्सेट्रा इन इकोनॉमिक्स इज रिकॉर्डेड एज। इकोनॉमिक्स के अंदर हम नॉलेज, टेक्निकल स्किल्स या फिर एजुकेशंस को किस तरह से रिगार्ड करते हैं, किस तरह से जो है उसे हम देखते हैं? क्या हम उसे सोशल ओवरहेड कैपिटल देखते हैं, ह्यूमन कैपिटल के तौर पे देखते हैं, टेंजिबल फिजिकल कैपिटल के तौर पे देखते हैं, फिर वर्किंग कैपिटल के तौर पर जो है हम नॉलेज, टेक्निकल स्किल और एजुकेशन को देखते हैं? बताइए दोस्तों, यहाँ पर राइट आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा? नॉलेज, टेक्निकल स्किल्स एंड एजुकेशन एट्सेट्रा इन इकोनॉमिक्स इज रिकॉर्डेड एज। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ह्यूमन कैपिटल। ठीक है, इन तीनों को हम कलेक्टिवली यहाँ पे क्या बोलेंगे? इकोनॉमिक्स के अंदर हम नॉलेज को भी जो है ह्यूमन कैपिटल बोलते हैं, टेक्निकल स्किल्स और एजुकेशन जो है इन सभी को ह्यूमन कैपिटल के तौर पे जो है रिगार्ड करते हैं, या ऐसे तौर पे जो है हम इसे लेते हैं। ठीक है, ह्यूमन कैपिटल के तौर पे हम इसे मानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच इज़ द मेन एसेंशियल फंक्शन ऑफ एन एंटरप्रेन्योर? ठीक है, आपको बताना है एक एसेंशियल फंक्शन क्या होता है किसी भी एंटरप्रेन्योर का। एंटरप्रेन्योर क्या हो गया दोस्तों? कोई भी जो है कोई न्यू बिजनेस जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, यंग जो बिजनेसमैन होते हैं, यंग बिजनेसमैन हम उन्हें नहीं बोल सकते, बिजनेसमैन जो है एंटरप्रेन्योर को हम नहीं बोल सकते, लेकिन जो भी न्यू कोई भी जो है जो कोई भी काम स्टार्ट कर रहे हैं उन्हें हम जो है न्यू कोई अगर वो कंपनी सेट कर रहे हैं तो वो एक एंटरप्रेन्योर आएंगे। ठीक है, यंग एंटरप्रेन्योर जिन्हें हम कहते हैं, यंग बिजनेसमैन आप बोल सकते हो। ठीक है, जो बिज़नेस की लाइन में ये अभी आए हैं, या फिर किसी ने अपना स्टार्टअप स्टार्ट किया। बेसिकली स्टार्टअप जो भी स्टार्ट करते हैं उन्हें हम जो है एंटरप्रेन्योर के लिस्ट में रखते हैं। ठीक है, तो एंटरप्रेन्योर का एसेंशियल फंक्शन क्या होता है वो आपको बताना है। सुपरविजन, मैनेजमेंट, मार्केटिंग या फिर रिस्क बेयरिंग। ठीक है, कि एक एसेंशियल फंक्शन है, अगर कोई एंटरप्रेन्योर है तो उसका एक मेन एसेंशियल फंक्शन क्या होना चाहिए? क्या वो सुपरविजन किस तरह से करता है, मैनेजमेंट, मार्केटिंग या फिर रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी कितनी है उस बंदे की या फिर उस एंटरप्रेन्योर की, क्या वो एक एसेंशियल फंक्शन है? बताइए दोस्तों, मेन एसेंशियल फंक्शन किसी एंटरप्रेन्योर का क्या होता है? तो गाइस यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी। यानी कि एक अगर कोई एंटरप्रेन्योर है
उसका एक असेंशियल फंक्शन यानी कि एक मेन जो फंक्शन होता है वो होता है कि वो रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी उसकी कितनी है, कि वो कितना रिस्क जो है वो ले सकता है। ठीक है, एंटरप्रेन्योर जो होता है अगर वो रिस्क ही नहीं लेगा, यानी कि स्टार्टअप में अगर वो प्लान कर रहा है, कि कोई स्टार्टअप ही अगर वो प्लान कर रहा है तो वो भी तो एक रिस्क है कि क्या स्टार्टअप उसका वर्क करेगा नहीं करेगा। तो रिस्क बेयरिंग जो है एक एसेंशियल कंपोनेंट है या एसेंशियल फंक्शन है किसी भी एंटरप्रेन्योर का। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका आएगा रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी। ठीक है, होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर होगा दोस्तों। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न या फिर कोई सुजेशन देनी हो तो कमेंट्स में आप हमें बता सकते हैं दोस्तों। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस जो इकोनॉमिक्स के ऊपर हमने लाए थे। अगर आपने हमारे पहले जो 4 जो MCQs के सेशन थे इकोनॉमिक्स के ऊपर दोस्तों वो नहीं देखे हैं, ज़रूर देखिएगा। हर एक जो हम MCQ का सेशन लाते हैं दोस्तों उसमें आप जो क्वेश्चंस देख रहे हैं ये आपको बड़े कम ही कहीं पे देखने को मिलेंगे। तो अच्छे क्वेश्चन हमने यहाँ पे आपके लिए लाते हैं। तो अगर आपको हमारा काम पसंद आए दोस्तों तो जरूर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो जरूर से इसे लाइक भी करिएगा। लाइक से हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलती है और आपके कमेंट्स में से भी हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलती है। तो कमेंट एंड लाइक ज़रूर किया करिएगा दोस्तों। ठीक है, और अगर हम जैसे ही हमारे जो है नियर अबाउट 10 MCQ के सेशन हो जाएंगे तो उसके बाद आपको कलेक्टिव इकट्ठी जो PDF है हम अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको प्रोवाइड कर देंगे दोस्तों। ठीक है, आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही रखते हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट आता है तो आप हमें कमेंट्स में बता दीजिएगा। ऑल द बेस्ट गाइस, कीप प्रिपेयरिंग फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स।